है कि धर्मपाल जी के कामों को मैं 3 हिस्से में बांटता हूँ। पहला वाला तो जिसमें वो ब्यूटीफुल ट्री, साइंस टेक्नोलॉजी जैसी किताबें हैं, जिसमें उन्होंने भारत की उन्नत व्यवस्था अंग्रेजों के आने से पहले जो यहाँ रही है और उनके आने के बाद भी कुछ समय तक रही, छिन्न भिन्न होने के कुछ में टाइम लगा, उसके बारे में उनके विस्तृत अंग्रेजों की रिपोर्ट से ही उन्होंने जो कुछ निकाला वो किताबें हैं। और वो बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि हम लोगों को तो पता ही नहीं था ये सब चीजों का। भारत के कोई भी आदमी इसकी बात नहीं करता था। हालांकि मैं मानता हूं कि गांधी जी जैसे लोगों को इसके बारे में अनुमान था। दूसरा जो उनका काम है, क्योंकि बहुत टाइम नहीं है इसलिए मैं संक्षेप में बताऊं, वो ये कि जो उन्होंने इससे जो निष्कर्ष उन्होंने निकाले, यानी जो अंदाजे उन्होंने लगाए कि इसकी वजह से जो जो छिन्न भिन्न हुई हमारी व्यवस्था, एक तो वो छिन्न भिन्न कैसे हुई, कोई अंग्रेजों ने ही सब कुछ किया ऐसा नहीं है, कुछ चीजें उन्होंने कुछ और किया और उसकी वजह से ये चीजें हो गई, यानी इनडायरेक्ट उसका प्रभाव पड़ा, ऐसा भी हुआ। कुछ उनकी दृष्टि दोष के कारण हुआ। तो अनेक कारणों से जो ये व्यवस्था, जो हमारी सुंदर एक व्यवस्था थी यहाँ पे, जिसको यहाँ का समाज चलाता था, वो तहस नहस हुई। तो उसके कारणों का और उसके परिणामों का, ये दोनों पर उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे, बहुत सारे सेमिनारों में उन्होंने जो बात की, वो हम लोगों ने रीडिस्कवरिंग इंडिया नाम की पुस्तक में छापा, उसके काफी कुछ लेख। पर मुझे ये लगता है ये सब करने के बाद भी उनकी एक चिंता हमेशा रही कि ये क्या कारण थे कि भारत की ये व्यवस्था इस तरह की इतनी सुंदर व्यवस्था रही, और आज आजादी मिलने के बाद, इतने साल के बाद, हम क्यों नहीं उठ खड़े हो पा रहे। ये चिंता दो तरह की, एक तो कि क्या कारण थे कि इतनी सुंदर व्यवस्था रही, उसका मतलब एक दूसरी तरह से उसको समझने का प्रयास करें कि जैसे यहाँ पे यूरोपियन ट्रैवलर्स जो थे, वो करीब 16वीं शताब्दी से यहाँ लगातार आते रहे हैं ना। वास्को डी गामा सबसे पहले आया, उसके बाद लगातार यूरोपियन ट्रैवलर्स भारत में आते रहे हैं। वो इटालियन हो, फ्रांसीसी हो, अंग्रेज हो, स्पेनियार्ड्स हो, जो भी हो, पुर्तगीज हो, वो आते रहे यहाँ पे। और उन्होंने बहुत सारे यहाँ के चीजों के बारे में उन्होंने लिखा विस्तार से, एक तरह से ट्रैवलॉग कहिए, उनके यात्रा वृत्तांत बोलिए। उसमें एक बात जो बार 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 आती है वो ये कि उनको इस बात को देख के अचंभा होता है कि ये देश ऐसे कैसे है, जैसा है वैसा कैसा है। एक तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो तथाकथित एलीट क्लास होती है, हर देश में एक एलीट क्लास होती है, वो सिर्फ पैसे से नहीं होती है, वो विद्वता से भी होती है और चीजों से भी, कला से भी होती है। तो यहाँ की जो एलीट क्लास है और यहाँ का जो कॉमन आदमी है, उसके बीच में रहन सहन का बहुत फर्क नहीं है, उसकी लाइफस्टाइल में बहुत फर्क नहीं है। और वो ये देखते हैं कि यूरोप में तो बहुत बड़ा फर्क है। वहां के एलीट और वहां के कॉमन मैन के बीच में पहनावे में, खान पान में, तौर तरीके में, उसकी सवारी में, हर चीज में फर्क है। पर यहाँ नहीं है। वो भी नंगे पांव नंगे बदन रहता है, कॉमन आदमी भी, और जो एलीट क्लास है वो भी नंगे बदन रहती है। पांव में चप्पल नहीं है, उसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है। वो भी पैदल चलता है, ये भी पैदल चलता है, इत्यादि इत्यादि। और यहाँ पे चोरी चमारी नहीं होती। ऐसे बहुत सारे वृत्तांत मिलते हैं कि साहब ऐसे गांव हैं जहाँ पे, नगर है, गांव कहिए, बड़े गांव है जहां पर कि कोई चोरी नहीं होती। अगर आपका सामान खो गया तो दूसरे दिन आपको कोई बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे वो सामान मिल जाएगा। लोग घरों में ताले नहीं लगाते। बल्कि बाद का एक पटना हाईकोर्ट के एक जज का बयान भी है, ये धर्मपाल जी के काम से ही निकला है, कि वो कहता है कि ये कैसा देश है कि यहाँ पे आदमी गीता या कुरान पे शपथ लेने के बाद फांसी चढ़ जाएगा पर झूठ नहीं बोलेगा। बिहार का पटना हाईकोर्ट का एक जज का है, तो बहुत रीसेंट है। तो इन लोगों को ये बात नहीं समझ में आती कि बिना किसी बिना डर की वजह से लोग झूठ ना बोले, ये तो एक बात होती है। डर की वजह से क्राइम ना करें, ये तो एक बात होती है। पर ये डर कारण नहीं है, शासन कारण नहीं है। लोग स्वतः ही झूठ नहीं बोल रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, ऐसे बार बार इस तरह की झलक मिलती है उनमें, उस काम में। और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं यूरोप के लोग कि ये बात क्या है, और उनको बात शायद आज तक नहीं समझ में आई।
धर्मपाल जी भी यही कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या चीज थी कि यहाँ इस तरह की व्यवस्था यहाँ रही, और ये क्या बात है कि आजादी मिलने के इतने साल के बाद भी हम फिर से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, लड़खड़ा से रहे हैं। क्योंकि धर्मपाल जी तो आपको पता है 2004 में गुजर गए, 2006 में गुजर गए, लेकिन उनकी चिंता बराबर ये रहती थी कि ये मामला क्या है। तो मुझे इस चिंता से जो उनका एक, मैं उसको सबसे महत्वपूर्ण उनकी उनकी बात मानता हूं, उनका लिखा हुआ मानता हूं, वो है भारतीय चित्त मानस और काल। छोटा सा लेख है, 70-80 पन्ने का होगा। ये वो कलेक्टेड राइटिंग्स में भी है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। शुरू में हिंदी में लिखा गया, बाद में उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुआ। लेकिन मैं ये मानता हूँ हिंदी वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें मैंने जब दोनों को देखा, कंपेयर किया, तो एक दो पैराग्राफ अंग्रेजी वाले में नहीं है। इसलिए किसी को पढ़ना हो तो हिंदी को पढ़ना चाहिए, हालांकि अंग्रेजी का ट्रांसलेशन बहुत बढ़िया हुआ है। तो उसमें वो ये कह रहे हैं, जो मैं समझ पाया, कि भारत अपनी जड़ों से कट गया है, हम अपरूटेड हो गए, और हमको याद ही नहीं है, विस्मृति सी छा गई है एक, हमको अपने पास्ट की कोई ज्ञान नहीं है। और मैं ये सिर्फ हिस्टोरिकल बात नहीं कर रहा, मैं अगर हिस्ट्री और इतिहास में फर्क करें तो मैं ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बोल रहा हूं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा, कि हम लोगों को हम क्या हैं और क्या थे और किस तरह का समाज रहा है, इसकी कोई हमको भनक भी नहीं रही है। और हम किसी और, वो उनके शब्द हैं, हम किसी और की दुनिया में रहने लगे हैं। वो एक जगह कहते हैं कि ये 21वीं सदी तो हमारी सदी नहीं है। अब ये वाक्य को जब कोई पढ़ता है तो आमतौर पे वो ये मानता है कि भाई हम पिछड़े हुए हैं, इसलिए ये सदी हमारी नहीं है। 21वीं सदी में ये तो हमको अमेरिका को या यूरोप तक पहुंचना है और दौड़ लगानी पड़ेगी, तब हम जाकर के ये सदी को अपना सदी बना पाएंगे। पर धर्मपाल जी का ये कहना नहीं है। धर्मपाल जी ये कह रहे हैं कि ये जो आधुनिकता है, आज जिस आधुनिकता में हम और आप रह रहे हैं, जिसमें मॉडर्न डेमोक्रेसी भी है, मॉडर्न सिस्टम्स भी हैं, जिसमें एजुकेशन भी है, जिसमें आज की टेक्नोलॉजी भी है, जिसमें आज की न्याय व्यवस्था भी है, आप वो सारी बातें ले लीजिए जो महात्मा गांधी हिंद स्वराज में वो 5 सिस्टम्स की जो बात करते हैं, 5 व्यवस्थाओं की जो बात करते हैं, वो 5 व्यवस्था, और उसमें और जोड़ना हो जितना वो आप जोड़ दीजिए। ये जितनी व्यवस्थाएं जिसमें आप और हम मजबूर हैं जीने को, और वो सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है, ये व्यवस्थाएं, ये सिस्टम्स हमारे नहीं है। ये सिस्टम हम पे इम्पोज किए गए हैं, और हमारे पढ़े लिखे वर्ग ने ये मान लिया है कि ऐसा ही होता है, और तो कोई विकल्प नहीं होता। विकल्प इतना ही है, उसी सिस्टम के अंदर दाएं बाएं करने का विकल्प है, कि आप सोशलिज्म या कम्युनिज्म की बात कर लीजिए, या कैपिटलिज्म की बात कर लीजिए, लिबरलिज्म की बात कर लीजिए, पैराडाइम वही वेस्ट का इंपोर्टेड पैराडाइम होगा, उससे अलग कुछ नहीं होगा। धर्मपाल जी उससे अलग बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हमको पुनः अपनी जड़ों से जुड़ना पड़ेगा और अपनी व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ेंगी। मतलब वो पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहे हैं, वो सिस्टम बदलने की बात नहीं कर रहे हैं। सिस्टम व्यवस्था परिवर्तन की तो बहुत बातें होती रही हैं, उसका अर्थ सिर्फ इतना होता है कि भाई रिजीम चेंज हो जाता है और वो लेफ्ट से राइट होते रहता है, लेकिन वो पैराडाइम एसेंशियली वही रहता है, डेमोक्रेटिक ढांचा भी वही रहता है। एक और बात जो मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, जो जितना मैंने धर्मपाल जी को पढ़ा और जो गांधी जी को भी देखा, उसमें एक बात जो समझ में आती है कि भारत के अतीत की जो जितनी भी व्यवस्थाएं, जो सुंदर व्यवस्थाएं, मतलब ये कोई मामूली बात नहीं है कि ब्रिटिश रिकॉर्ड से मिल रहा है कि 4-5 लाख गांव भारत के उसमें स्कूल हैं, और जहां के रिपोर्ट नहीं है तो ये हम नहीं मान सकते कि वहां स्कूल नहीं है। वहां 4-5 लाख गांव में उस जमाने में स्कूल है, और उन स्कूलों में हर जाति के लोग जाते हैं, क्योंकि जातिवाद भी सेंसस है। ये अपने आप में इतनी बड़ी चीज है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसे होता होगा। ये जो होता है या और कुछ भी होता है, उसमें एक बात जो नोट करने की है, जो नॉर्मली हम मिस कर जाते हैं, या मिस नहीं भी करें तो उस पर तवज्जो नहीं देते, पर मुझे लगता है वो इंपॉर्टेंट है। वो ये कि ये कोई राजकीय व्यवस्था
के अंतर्गत ये सिस्टम नहीं चल रहे थे उस जमाने में। ये कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड सिस्टम नहीं है, ये कोई राजा महाराजा या नवाब नहीं चला रहे, ये सिस्टम समाज चला रहा है। तो ये जितनी व्यवस्थाएं हैं वो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। आज दुनिया के हर कोने में जितनी भी सिस्टम है वो राज्य व्यवस्था चला रही है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है कि हमारे यहाँ जो भी उस समय था वो समाज द्वारा पोषित था, समाज द्वारा संरक्षित था। राजा जो है वो सिर्फ कर लेता है, जनता से सिर्फ कर लेता है, टैक्स लेता है, और वो उसमें भी व्यवस्था है कि एक सर्टेन परसेंटेज गांव के जो हैं उसके टैक्स राजा नहीं लेके वो वापस समुदाय के पास चले जाते हैं, और वो टैक्स से वो जो भी करना चाहता है समुदाय, उसको खुली छूट है, वो जो करना चाहे वो कर ले। तो एक तरह से वो राज्य पे आश्रित नहीं है और वो अपनी मर्जी से जो करना चाहे वो कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और उसमें जाति व्यवस्थाएं हैं, उसमें ग्राम व्यवस्थाएं हैं, उसमें अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो व्यवस्थाएं लोकलाइज्ड हैं, और वो लोकलाइज्ड होने की वजह से उसमें वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन उसमें गड़बड़ होने की संभावना एक सीमा तक ही है। वो अभी एक संदर्भ में मुझे याद आ गया तो मैं कह दूं, अभी एक प्रोफेसर देसी राजू से मेरी मुलाकात हुई और उनकी एक किताब मैंने पढ़ी, भारत इंडिया 2.0। ये प्रोफेसर देसी राजू वैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाती हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में केमिस्ट्री के बड़े प्रोफेसर हैं। दुनिया में इनकी खोज और इनकी ये कोट किए जाते हैं, मतलब बड़े केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। इन्होंने ये किताब लिखी। इस किताब में एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है जो हम लोग कहते थे, अब हमको शब्द मिल गए। वो ये कहते हैं कि दो प्रकार के सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम होता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम और एक सिस्टम होता है कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। तो उदाहरण देते हैं, जैसे शरीर है अपना, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसमें एक सेल्फ करेक्टिव मैकेनिज्म है। अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, आपने गड़बड़ खा लिया, आपको सर्दी लग गई, तो शरीर में अपने आप उसको सेल्फ करेक्शन की एक व्यवस्था है। आप अगर दवा दारू नहीं भी करें और कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं हो गई तो समय के साथ आप ठीक हो जाएंगे, थोड़ा बहुत परहेज करके। तो सिस्टम, शरीर का सिस्टम उसको करेक्ट करता है, उसको एक हद से ज्यादा गड़बड़ होने नहीं देता, उसमें अपने आप रिजुवेनेट करने की ताकत होती है। इसी तरह से हमारी प्रकृति को भी देखेंगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। नदियों का सिस्टम भी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। दूसरी तरफ जो जैसे ये ट्रैफिक लाइट का है, ये ट्रैफिक लाइट एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। तो ये एक हद तक काम करेगा, अगर ट्रैफिक जितना उसने अनुमान किया उससे ज्यादा हो गया तो वो गड़बड़ा जाएगा, फिर वो नहीं, उसमें सेल्फ करेक्टिव की कोई सिस्टम नहीं है। फिर पुलिस वाला आके, कांस्टेबल आके या लोग आकर के उसको अपना कर आगे पीछे करके उसको ठीक करेंगे। यानी वो रिजिड है, उसमें रिजिडिटी है, वो टके से भाजा टके से खाजा वाला हिसाब किताब है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम में एक ऑर्गेनिक सिस्टम है। जैसे हमारा कुंभ मेला, आज का कुंभ मेला नहीं, ये कुंभ मेला या कोई भी मेला जो कि सदियों से हो रहा है इस देश में, और इस तरह के हजारों मेले होंगे, इनको हम लोगों ने स्टडी नहीं किया है। ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। हमारे जो लेन देन के सिस्टम रहे हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम रहे हैं, हमारी जाति व्यवस्था कॉम्प्लेक्स सिस्टम रही है। गड़बड़ी होती है फिर वो ठीक कर लिया जाता है उसको किसी तरह से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भारत राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चलने वाला देश कभी नहीं रहा है। यहाँ के समाज में एक ओरिजिनल थिंकिंग, क्रिएटिविटी रही है, और वो क्रिएटिविटी सारी संभवतः हमारी सभ्यतागत समझ से आई है। इस पर हम लोगों ने अभी तक काम नहीं किया है। धर्मपाल जी बोलते चले गए कि हमको पता करना चाहिए कि हु आर वी, कौन है हम, और वो इसके लिए कुछ इशारा करते थे कि भाई महाभारत को और ये योग वशिष्ठ को और इस तरह की कुछ अपनी ऐतिहासिक ग्रंथों को देखें, और जहां पे दो लोगों के बीच में संवाद हुए हैं, मान लीजिए युधिष्ठिर और कृष्ण के बीच में संवाद है, या याज्ञवल्क और क्या कहते हैं, कोई भी काकभूषणी और भृगु के बीच संवाद है, या भृगु और भारद्वाज के बीच संवाद है, ऐसे तमाम संवाद है।
या ऐसे जब दो लोगों के बीच संवाद है तो वहां पे लाइफ और फिलॉसफी की, दर्शन की बात हुई है, बहुत सारी चीजों को लेकर बात हुई है। तो उनका ये मानना था कि अगर इन संवादों को हम देखें और हम इनमें से उन कुछ चीजों को कल आउट करें जो हमको लगता है कि यहाँ की बुनियादी, इस सभ्यता की बुनियाद में बैठी हुई है। मुझे अभी तक खाली दो ही चीज समझ में आई। एक समझ में आया पुनर्जन्म की बात, जो भारतीय सभ्यता की नींव में है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे वो जैनिज्म हो, चाहे वो सिखिज्म, इसमें सब में ये पुनर्जन्म की बात है। और दूसरी बात है परस्परता की बात, कि कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं है, हर इकाई दूसरे पे परस्पर निर्भर है, चाहे सीधे सीधे या टेढ़े मेढ़े रास्ते से। ये दो बातें मुझे समझ में आई, बट इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। और मुझे लगता है कि एक तरफ हमको रिसर्च की काम करने की जरूरत है कि हमारे इतिहास में हमारी सभ्यता जिसको हम कहते हैं वो, उसमें कौन से ऐसे टेनेट्स हैं, कौन से ऐसे फंडामेंटल्स हैं जो हम कह सकते हैं कि ये भारतीय सभ्यता को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो ये बात। दूसरे, हमारे जो साधारण है, क्योंकि धर्मपाल जी साधारण को बहुत तवज्जो देते थे, जैसे गांधी जी देते थे। ये साधारण के पास जो ज्ञान है, जो वो मानता ही नहीं कि ये ज्ञान है, पर उसके पास है बहुत कुछ। उसके पास व्यवहार का ज्ञान है, उसके पास डिसीजन मेकिंग का ज्ञान है, वो किन आधारों पे अपने डिसीजंस लेता है, वो और बहुत सारा ज्ञान है, स्वास्थ्य के बारे में, भोजन के बारे में, मौसम के बारे में, खेती के बारे में, बीजों के बारे में। इसको एक तरफ छोड़ दीजिए, तो भी डिसीजन मेकिंग, कैसे मैं अपने भाई के साथ अगर कुछ झगड़ा हो गया तो मैं कैसे डिसीजन लेता हूं, किन आधारों पर, वो आधार आज जिसको आप कोर्ट और कानून और कचहरी बोलते हैं, उनके आधारों से उसके आधार अलग हैं। उनको, मैं ये कंपैरिजन की बात नहीं कर, मुझे लगता है उसको निकालना चाहिए ताकि हम अपने साधारण को समझ पाए, क्योंकि ये साधारण को दोनों धर्मपाल जी और गांधी जी बहुत ऊंचा मानते थे। और मेरा अपना अनुभव जो 30-35 साल का यहाँ पे गांवों में काम करने का है, पहाड़ों में, मैंने भी ये पाया कि जो लोग स्कूल कॉलेज नहीं गए, हमारे साधारण, और जो स्कूल कॉलेज की शिक्षा से प्रभावित नहीं हुए और अपने काम में अभी भी लगे हुए हैं, वो हमारे और आपके जैसे लोगों को देख करके न तो दबते हैं, मतलब प्रभावित नहीं होते, भले ही अपनी बात न कर पाए, परंतु वो आपसे प्रभावित नहीं होते। और वो लोग जुड़े हुए हैं उससे, उसको आर्टिकुलेट वो कर पाए ना कर पाए, ये एक अलग बात है, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है कि ये दोनों तरह, शास्त्र और लोक, ये दोनों को ढूंढ करके हमको अपनी, हम हैं क्या और किस पे ये देश खड़ा रहा है इतने दिन तक, क्या हम उन पुनः उस, मतलब वापस जाने की बात नहीं है, सिर्फ उन सिद्धांतों को बेसिस बना करके क्या हम अपनी व्यवस्थाएं खड़ी कर सकते हैं या उनके अलाइनमेंट में ला सकते हैं, ये एक बड़ा काम हो सकता है। मुझे ये धर्मपाल जी के भारतीय चित्तमानस काल से जो मोटी समझ बनी वो मैं आपके साथ शेयर